हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एबेकस एसेट मैनेजर्स एलएलपी के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान साहब। 17 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है चौहान साहब का इक्विटी मार्केट का, और फंड मैनेजमेंट ऑपरेशंस और अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाने में वो माहिर हैं। एबेकस से पहले आप कई सारे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं, जिसमें से रिलायंस एसेट मैनेजमेंट का पीएमएस डिवीजन भी है और रिलायंस के सिंगापुर ऑफिस में भी काम करने का आपका अनुभव रहा है। इसके अलावा ताइब सिक्योरिटीज, टाटा टीईडी, वाटर हाउस जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम किया है आपने, और एमबीए की डिग्री हासिल की है आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से। चौहान साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार के मूड, माहौल और डायरेक्शन पर ही एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ। कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार को आप? तेल वापस 70 लेवल्स पे आ गया है, तो जी। उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से बाजार का भाव पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हम्म। खाली नियर टर्म एक मॉन्सून का कंसर्न है जो कि काफी डेफिसिट में चल रहा है। अगर वो एक पिकअप हो जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो एफआई की जो सेलिंग हो रही है वो एक बार खाली बंद भी होगी तो भी बाजार में यहाँ पे तेजी आ सकती है। वी डोंट नीड एफआई के पैसा नहीं आएगा 3-6 महीने बाद आए तो भी चलेगा, लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लोज है वो इतना स्ट्रांग है कि एक बार उनकी सेलिंग बंद हुई और यहाँ से मार्केट में एक रैली आ सकती है। वैसा फिलहाल तो व्यू बन रहा है। बिल्कुल, तो चलिए, ज़्यादातर बुरी खबरें पीछे हैं, और अगर एफआईज बेचना बंद कर दे तब भी काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। चूँकि आपने क्रूड की बात की और क्रूड के साथ साथ सीधे लिंक है इन्फ्लेशन वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ एक अच्छा मौका बन सकता है खरीदारी का? हाँ, बैंकिंग स्टॉक्स पे काफी प्रेशर था। एक तो मैक्सिमम एफआई सेलिंग बैंकिंग में होती है, दूसरा यील्ड जो था 7+ हो गया था, जो अभी वापस नीचे आ गया है। तो जैसे इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा तो जो 6 महीने पहले हम बोल रहे थे कि आरबीआई से 1 या 2 रेट कट और आएगा, 2 महीने पहले वो रेट कट का सिनेरियो नहीं था क्योंकि करेंसी 95 हो गई थी। अब ये सिनेरियो था कि भाई यहाँ से इनफैक्ट रेट हाइक भी शायद करना पड़ेगा, करेंसी को डिफेंड करना है। तो अब वो रिस्क नहीं रहा है कि रेट हाइक तो अब नहीं होगा फिलहाल। मे बी 1-2 महीने में रेट कट नहीं आए, बट अब चांस ज्यादा हो गया रेट कट का। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स में भी जो ओवरहैंग था वो अभी निकलता जा रहा है और डिमांड तो सही है। क्रेडिट ग्रोथ आप देख रहे हैं, नंबर्स हर क्वार्टर नंबर्स में इंप्रूवमेंट ही हो रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर जो सबसे बड़ा रेट सेंसिटिव है वहां पे भी आउटलुक तो अब पॉजिटिव हो गया है। ओके, ये आपने अच्छी बात कही कि रेट सेंसिटिव शेयरों पर, बैंक्स पे ज़्यादा फोकस करें। एक मजबूत स्पेस है बाजार की फार्मा शेयरों की, क्या आपको लगता है कि अभी भी और तेजी बन सकती है, यहाँ निवेश के मौके हैं? फार्मा में सिलेक्टिव अभी भी बन सकता है क्योंकि करेंसी का सबसे बड़ा बेनिफिट फार्मा को भी है, ना कि आईटी कंपनी में फिर भी डिमांड का इश्यूज है, बट फार्मा में तो कोई डिमांड का इश्यूज नहीं है। कोई टैरिफ का भी मेरे हिसाब से कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर जो भी टैरिफ लगेगा आगे जाके फार्मा कंपनी इजीली ये टैरिफ पास ऑन कर सकती है। तो सेक्टर वाइज हम तो फार्मा में एक्सपोजर बढ़ा ही रहे हैं। ओके, सेलेक्टिवली फार्मा शेयरों पर पॉजिटिव रहें, बुलिश रहें, ये एक अच्छा संकेत है। ग्लोबल मूड माहौल से जुड़े हुए दो सेक्टर पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक है आईटी और दूसरा है मेटल। दोनों पर लोगों की बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है खरीदने या नहीं खरीदने को लेकर। आप बताएं सर, आप कैसे देखते हैं इन दोनों सेक्टर्स को? ठीक, आईटी हम आप ये बोल सकते हो कि नेगेटिविटी न्यूट्रल है। 6 महीने पहले हमने आईटी का एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो कर दिया था, भाव वहां से 30-40% डाउन ही है। उसके बावजूद अभी भी लग नहीं रहा कि आईटी शेयर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूज फ्लो नेगेटिव ही रहने वाली है। आज आपका कंसर्न है कि 4 एआई कंपनीज या 5 एआई कंपनीज के मॉड्यूल्स आ गए हैं और आपका ग्रोथ इंपैक्ट हो सकता है। हर 3-6 महीने में इन कंपनीज के नए नए मॉड्यूल्स आएंगे, अपग्रेड आएंगे, नई नई कंपनीज के अनाउंसमेंट आएंगे। तो यहाँ से न्यूज फ्लो जो सेंटिमेंटली नेगेटिव ही रहने वाला है, और इसलिए कोई ऐसा रीजन नहीं लगा कि आईटी स्टॉक्स को लेना चाहिए। एट बेस्ट ये है कि यहाँ से शॉर्ट तो नहीं बनता क्योंकि वैल्यूएशन अभी काफी कंफर्टेबल है, बट लग रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट में अगर 10 टके की तेजी आती है तो ये आईटी स्टॉक भी 10-11% ही देंगे, यहाँ से बहुत बड़ा आउट परफॉर्म नहीं करेंगे। और इसलिए आईटी में हम अभी भी फिलहाल पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बात अनिल जी, आई। दूसरा कौन सा सेक्टर तो मैं मिस कर गया? हाँ, मेटल्स। मेटल्स में व्यू पॉजिटिव है। नियर टर्म डेफिनेटली इम्पैक्ट है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है। 97 जो डॉलर इंडेक्स था वो 101 लेवल्स पे आ गया, और हो सकता है कि 102-103 तक चला जाए। एक बार ये डॉलर इंडेक्स स्टेबल होता है देन मेटल्स का व्यू पॉजिटिव है। स्टील इस साल लग रहा है कि बेटर करेगा, स्टील एंड एल्यूमिनियम वर्सेस कॉपर एंड प्रेशियस मेटल्स जो पिछले सालों में जिन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो हमारा व्यू तो फिलहाल अभी भी पॉजिटिव ही है मेटल्स पे। एक्सपोजर कम तो नहीं बढ़ाया ही है,
हाई सिंगल डिजिट एक्सपोजर होगा मेटल्स का हमारे पोर्टफोलियो में। वो वंडरफुल, क्या बात है, मेटल्स पर पॉजिटिव हैं और बुलिश भी। अमन सर ये भी बताएं कि ऐसे में इनके अलावा, मेटल्स वगैरह के अलावा, बैंक्स के अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको निवेश के लिहाज से अच्छे लगते हैं? केमिकल एक सेक्टर है जहाँ पे एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत बढ़ गया। अगर आप देखोगे तो रुपी, आईएनआर और चाइनीज करेंसी के बीच में 20% से ज्यादा का इम्पैक्ट आ गया है। तो हम अभी अब काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है वर्सेस चाइनीज, एंड ये एक बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, रुपी का बेनिफिट है, तो ये एक सेक्टर डेफिनेटली कर सकता है। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई भी सेक्टर ले लो, ना कि डिफेंस, आप मेटल्स ले लो, मिनरल्स ले लो, कंज्यूमर गुड्स कंपनीज भी ले लो, सब जगह पे एक्सपांशन हो रहे हैं। सब जगह पे मेक इन इंडिया का जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो काफी क्लियरली ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। तो ये एक सेक्टर डेफिनेटली अच्छा करेगा। तो हमारा ये 2 सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस है। की बात है, तो ये 2-3 सेक्टर हैं जो केमिकल्स वगैरह ये काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। एक और चीज़ जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, करेंसी हमारी रिकवर हुई है और ये जो विदेशी निवेशकों के द्वारा बॉन्ड्स में जो पैसा आ रहा है इस महीने 40,000 करोड़ तक के आसपास का आ चुका है, इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं सर? वो डेफिनेटली आएगा। जो गवर्नमेंट ने मूव किया बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि रुपी 90 लेवल्स तक तो जाना चाहिए। वंडरफुल, क्या बात है, 90 के लेवल के आसपास। और क्रूड में क्या लग रहा है सर, ये 70-72 बॉटम हो गया? क्योंकि या अभी यहाँ से भी और गिरावट हो सकती है? डिपेंड करता है कि ऑयल की सप्लाई कैसे रिज्यूम होती है। तो एक बार सीज फायर जो भी सेटलमेंट था होने के पीछे, जो 90 वाला 100 वाला जो क्रूड था वो 70 आया है। यहाँ से अगर ऑयल की सप्लाई रिज्यूम हो जाती है तो ये बिलो 70 भी आ सकता है। ग्राउंड लेवल पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है इस पे निर्भर करता है। अगर सप्लाई एकदम जैसे प्री वॉर फेब में जो सप्लाई थी, अगर वो सप्लाई रिज्यूम हो जाती है तो रुपी क्रूड 70 के नीचे भी आ गया है। चलिए बढ़िया, तो कच्चा तेल 70 के नीचे भी आ सकता है अगर सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाए। अमन सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर आपने राय हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आइए।